शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की आन बान और शान यदि कहें तो भोपाल का बड़ा ताल है और बड़े ताल को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं। दैनिक भास्कर ने 28 मार्च को एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि इस तालाब का 25% हिस्से पर लोगों ने इंक्रोचमेंट कर लिया है। इस पूरे तालाब का 25% हिस्सा खत्म हो गया है। उन्होंने कहा था कि 40 वर्ग किलोमीटर का जो बड़ा तालाब हुआ करता था, आज वो 30 वर्ग किलोमीटर रह गया है। इस संबंध में पर्यावरणविद डॉक्टर सुभाष सिंह पांडे का कहना है कि भास्कर की खबर तथ्यों से परे है। भास्कर ने जो कुछ छापा है वो सनसनी फैलाने के लिए छापा है, तथ्यों से बिल्कुल हट गया है। एक बात और मैं बताता हूं, दैनिक भास्कर ने यह दावा किया था कि 28 तारीख को उन्होंने एक खबर दी थी और 29 तारीख के अंक में उन्होंने दावा किया था कि हम उन लोगों के नाम बताएंगे जिन्होंने ये इंक्रोचमेंट किया है। लेकिन अगले दिन जब हमने दैनिक भास्कर को बड़ी उम्मीदों से उठाया तो उसमें किसी का भी नाम नहीं था। लेकिन आज डॉक्टर सुभाष सिंह पांडे आपको वो लिस्ट भी बताएंगे कि वास्तव में इंक्रोचमेंट किया किसने है। और भास्कर की खबर जो आधी अधूरी खबर है, क्योंकि क्या वाकई 10 वर्ग किलोमीटर का एरिया गायब हो सकता है तालाब का? क्या वाकई तालाब के आसपास इंक्रोचमेंट हैं तो किसके हैं? दैनिक भास्कर उनके नाम क्यों छुपा रहा है? इन तमाम सारे मुद्दों पे हम बात करेंगे डॉक्टर सुभाष सिंह पांडे जी से। पांडे जी, आपका स्वागत है। पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आप लगातार बड़े तालाब की जो सत्यता है, जो वाकई सच है, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं आप, और आप अपना सब कुछ दांव पे लगा के इस तालाब को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आता हूं, जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि बड़े तालाब को लेकर दैनिक भास्कर ने ये बताने की कोशिश की है कि हमारा 25% तालाब लोग खा गए हैं। कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए सर कि दैनिक भास्कर ने जो रिपोर्ट बनाई है, 28 मार्च की जो रिपोर्ट बनाई है, वो रिपोर्ट हम सब के लिए चौंकाने वाली थी। जो बड़े तालाब से प्रेम करते हैं, जो वाटर बॉडीज़ को जानते हैं, पूरे भारतवर्ष में कोई कहीं भी हो, लेकिन यदि बड़ी वाटर बॉडीज़ हैं तो उसमें भोपाल के बड़े तालाब का नाम है। इसीलिए नहीं कि बड़े तालाब के अंदर, बड़े तालाब के पास में हम भोपाल में रह रहे हैं, बल्कि इसीलिए कि एक पूरा स्टेट कैपिटल का 40% हिस्सा केवल यही पानी पीता है। तो पोर्टेबल वाटर बॉडीज जो हैं पूरे स्टेट में बहुत कम है, जिससे 12,000 से अधिक लोग जिसका पानी पीते हों, वो वाटर बॉडी वास्तव में बहुत काउंटेबल है, बहुत मायने रखती है, बहुत सिग्निफिकेंट होती है। इसलिए भी ये मायने रखती है क्योंकि भोपाल का जो बड़ा तालाब है, जिसे भोज वेटलैंड भी कहा जाता है, ये अंतर्राष्ट्रीय धरोहर है। अंतर्राष्ट्रीय धरोहर कैसे हुई? अंतर्राष्ट्रीय धरोहर इस रूप में है कि ये अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है, रामसर कन्वेंशन, उसके अंदर नामित है। और उसके अंदर सारे तालाब नामित नहीं होते, उसके अंदर वो वाटर बॉडी लगती हैं जिनका अंतर्राष्ट्रीय सिग्निफिकेंस होता है। और अंतर्राष्ट्रीय सिग्निफिकेंस कैसे हुआ? यहाँ पर बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय जो अप्रवासी पक्षी हैं वो इस तालाब के पास आते हैं और वहाँ की इकोलॉजी से प्रभावित होकर के और वो उन देशों में वापस जाते हैं। यानी ये बहुत सारे देशों को जोड़ने वाली वाटर बॉडी भी है। ये बड़ा तालाब नहीं होता, आज भोपाल में टेम्परेचर कुछ और ही होता, कम से कम 7 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत ज़्यादा होता। ये पूरी पथरीली ज़मीन है। आप तो चूंकि यहीं के बासिंदे हैं, आप मुझसे भी ज़्यादा जानते हैं, ये पूरी पथरीली ज़मीन है, पूरा भोपाल है। यदि यहाँ पर आज वो पत्थर ही बचा होता, ये वाटर बॉडी नहीं होती, तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता, हमारा आपका रहना मुश्किल हो जाता। यदि बड़ा तालाब नहीं होता तो ग्रीनरी नहीं होती। और जो ग्रीन बेल्ट के रूप में या ग्रीन कैपिटल के रूप में जो भोपाल जाना जाता है, वो उसके पीछे इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस वाटर बॉडी ओनली। इतनी सारी सिग्निफिकेंस को लेकर के बड़े तालाब के अंदर कैचमेंट को, बड़े तालाब के अंदर जो है वो अतिक्रमण को लेकर के जो दैनिक भास्कर के द्वारा 28 मार्च को ये रिपोर्टिंग की गई, वो बहुत ही हास्यास्पद है, बहुत ही निराशाजनक है और बहुत ही सेंसेशनल है। एक्चुअली सेंसेशनल न्यूज़ ही है। उन्होंने कह दिया कि भोपाल का जो बड़ा तालाब है वो 39 वर्ग किलोमीटर से लगातार कब्जा कर दिया गया लोगों के, और 29 वर्ग किलोमीटर बचा है। यानी पूरी वाटर बॉडी राजधानी के नाक के नीचे, सीएम के बंगले के ठीक नीचे 1/4 तालाब खत्म हो गया। 1/4 तालाब खत्म होने का बहुत बड़ा मतलब होता है यदि आप स्टेट कैपिटल में रह रहे हो तो।
लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हुआ? तो मेरी अपनी जो टीम है, इन्वायरमेंट स्टोरी की पूरी जो टीम है, हम लोग लगातार लगे, हमने दिन और रात लगातार मेहनत की और उसको करके हमने जब पूरे ज़मीन पर जो हालात देखे, चूंकि मेरा सब्जेक्ट है, मैं सब्जेक्ट एक्सपर्ट हूं, तो मैंने चूंकि अपना इनपुट भी दिया और उसके आधार पर हमने ये पता लगाया कि बड़े तालाब के सबमर्जेंस एरिया में, जिसको फुल टैंक लेवल कहते हैं, सामान्य भाषा में कहें कि जहां पर पानी भरा रहता है, अमूमन भरे हुए क्षेत्र में तालाब में अतिक्रमण बहुत कम है, बहुत ही कम है। से फॉर एन एग्जाम्पल वो 5 से 7%, 8% कब्जा जो है वो बड़े तालाब के सबमर्जेंस एरिया में, जहां पर तालाब का होता है, जिसे दैनिक भास्कर बताता है कि 25% एरिया जो है कब्जा में हो गया है। एक्चुअली फिर कब्जा कहां पर है? तालाब के बाहर जोन ऑफ इन्फ्लुएंस होता है, मतलब वो एरिया होता है जहां ग्रीन बेल्ट के रूप में जो नामित रहता है, जहां पर खुला रखा जाना चाहिए, जहां पर ग्रीन बेल्ट होना चाहिए, वहां पर कब्जा हुआ है, लेकिन तालाब के अंदर कब्जा नहीं है। उसके बाहर इसका कैचमेंट एरिया होता है, जिससे तालाब का पानी आता है। यदि मान लीजिए कैचमेंट पे कब्जा कर लिया जाएगा तो तालाब के अंदर पानी कहां से आएगा? वो कहलाता है कैचमेंट एरिया। आपके दर्शकों को यह मालूम होना बहुत जरूरी है कि भोपाल का जो कैचमेंट, भोपाल के बड़े तालाब का जो कैचमेंट एरिया है, वो 99 गांव, 99 विलेजेस से आता है, जिसमें से 36 विलेज सीहोर जिले में हैं और 63 विलेज जो है वो भोपाल के हैं। तो 99 गांवों का पानी आकर के इस तालाब को फीड करता है। ये तालाब अपने आप में अनोखा इसीलिए क्योंकि इसके अंदर 2 नदियां मिलती हैं। ऐसे तालाब कितने होंगे? बहुत कम होंगे, जिसके अंदर नदी आके मिलती हैं, तालाब को फीड करने काम करती हैं। स्वाजी, मैं आपको थोड़ा सा रोक के ये पूछ रहा हूँ, आपने बताया 93 जो गांव है वहां का पानी आ रहा है, 99 गांव का आ रहा है, 99 गांव का आ रहा है। इन 99 गांव में क्या वाकई अब जो जल ग्रहण क्षेत्र जो आप कहते हैं अपन कैचमेंट एरिया है, क्या कैचमेंट एरिया लायक बचा है? वहां कितने गांव में इस बार मकान बन गए, कॉलोनियां बन गई हैं? तो उस बारे में थोड़ा सा मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, वो बिल्कुल मैं उसी बात पे आऊं जिसको, तो फिर मैंने क्या किया, जब मेरी टीम ने, इन्वायरमेंट स्टोरी की टीम ने जब मेरे साथ काम किया, तो मैंने फिर ये गोपनीय दस्तावेज, सरकारी गोपनीय दस्तावेज हैं, उन अपने गोपनीय दस्तावेजों को प्राप्त कर लिया। उसको प्रमाणित रूप से गोपनीय दस्तावेज हैं जो खुद इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन, एपको जो विभाग है, जो वेटलैंड अथॉरिटी भी इसके अंदर रहती है, उसके दस्तावेज को हमने निकाला और उससे पता चलता है कि जो आपका क्वेरी है कि कैचमेंट एरिया जो 99 गांव का है उसमें कब्जा हो गया है, जो ग्रीन बेल्ट का एरिया है जिसको जोन ऑफ इन्फ्लुएंस कहते हैं उसमें कब्जा हो गया है और बहुत कम मात्रा में, लेकिन तालाब में भी कहीं कहीं छोटे मोटे कब्जे हो गए हैं। और चौतरफे कब्जे का परिणाम ही है कि तालाब के अंदर न तो पानी भर पा रहा है और जहां पर पानी है वो बहुत ही बैडली कंटामिनेटेड है। उसके अंदर बायोडायवर्सिटी या जैव जो है, जीव जंतु हैं, उनका पनपना मुश्किल हो गया है। सबसे ज्यादा सैड स्थिति तो यह है, जिसको आपने एक बार स्टोरी बनाई है, वो सबसे ज्यादा सैड स्टोरी तो यह है कि जो मध्य प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी था पहले, उसने ही कैचमेंट एरिया के अंदर कब्जा कर लिया है। आप नाम बताइए, हमें कोई दिक्कत नहीं नाम बताने में। नहीं, आपने एक बार मेरे को लेकर के आपने बनाई है, वो स्टोरी बनाई है। इकबाल सिंह बैस जो है चीफ सेक्रेटरी थे और चीफ सेक्रेटरी रहते हुए उन्होंने जो बंगला बनाया है वो बंगला ही कैचमेंट एरिया पर है। उन्होंने अपने बंगले के लिए जिस सड़क को बनाई है वो सर्वाधिक मजबूत सड़कों में। बीपी सिंह जो चीफ सेक्रेटरी रहे वो वहां नहीं रहते क्या? मोहंती जी वहां मकान नहीं बना रहे? मेरे को उन लोगों का तो ऐसा पुराना, लेकिन मैं इकबाल सिंह बैस को बंगले को मैं जानता हूं क्योंकि आप ही मुझे ले गए हैं और मैंने जाके वहां देखा भी है, मैंने उस पर भी स्टोरी बनाई, उस पर देखा है मैंने। जब किसी राज्य का मुख्य सचिव ही किसी भी कैचमेंट एरिया के अंदर नाम बनाए और दूसरे नामों से परमिशन ले ले और उसका निर्माण करे, तो इसका मतलब है फिर वो वाटर बॉडी का बचना तो मुश्किल ही होगा, संभव ही नहीं हो सकता। ये कैचमेंट एरिया पर कब्जे में से एक एग्जांपल है चिरायू हॉस्पिटल का, इसके अंदर नाम लिखा हुआ है। जब चिरायू हॉस्पिटल को देखेंगे, चिरायू हॉस्पिटल दिखते हैं कि वो तो उन्होंने कैचमेंट एरिया में ही कब्जा कर लिया। ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारे होटल हैं, ढाबे हैं जिन्होंने कब्जा कर लिया है। ताज जो होटल है उसका नाम है सयाजी होटल है। ऐसे बड़े बड़े होटल्स हैं जिनके पॉलिटिकल कनेक्शन है, जिन लोगों के पॉलिटिकल कनेक्शन, जिनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, उन सभी के कब्जे हैं। ये ध्यान रखने की बात है कि उसमें किसी भी गरीब आदमी का या हमारे आपके जैसे आम आदमी का तो वहाँ कोई कब्जा है नहीं। और सभी तरह के कब्जे मिला करके ये तालाब को बैडली बहुत ज़्यादा हार्म पहुँचा रहे हैं। पांडे जी, ये आपके पास रिपोर्ट है इफ्को की और आपने कहा ये गोपनीय दस्तावेज आपने हासिल कर लिया है। इस रिपोर्ट में यदि ये सारे नाम हैं इनक्लोजर के,
तो फिर ये इफ्को कर क्या रही है? क्या इफ्को के पास कोई अधिकार नहीं है? क्या राज्य सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है? क्या कलेक्टर गहरी नींद में सो रहे हैं भोपाल के? जब ये दस्तावेज है आपके हाथ में, तो ये लोग सब कुंडली मार के क्यों बैठे हैं दस्तावेज के ऊपर? मतलब बड़ी बात यह है कि जिसने ये इन्वेस्टिगेशन किया है वो एजेंसी जो है उसकी सिस्टर कंसर्न ही मध्य प्रदेश वेटलैंड अथॉरिटी कहलाती है, और जिस तालाब के ऊपर ये आप निकाल रहे हैं वो वेटलैंड ही है। अरे जब आप उसके ऊपर निकाल रहे हैं तो फिर उसको निकालने के बाद जब आप उसको निकालते हैं तो निकाल करके फिर आप उस पर ऐसा लिखते हैं, देखिए आपने लिखा हुआ है कि कार्रवाई नियमानुसार होना चाहिए। अरे तो फिर कार्रवाई तो आपको ही करनी है, फिर आप ये लिख रहे हैं कार्रवाई नियमानुसार होनी चाहिए, तो फिर आपका कहना सही है कि भाई कौन करेगा? जब आप भी यही लिखेंगे हम भी यही कहेंगे तो कार्रवाई कौन करेगा? जब कभी भी कोर्ट में जाइए। ये बता सकते हैं ये रिपोर्ट कब की है लास्ट, मतलब क्या क्या डेट क्या है? मैंने अभी आरटीआई दस्तावेज से प्राप्त की है और ये 2021 में इन्होंने इसका स्थल परीक्षण किया और मैंने अभी आरटीआई लगाई, आरटीआई से लेकर के दस्तावेज को उनको प्राप्त किया, इसको लेकर के प्राप्त किया। ये ला करके बस्ते में रख दी गई, जिसको कार्रवाई करनी थी उसने लिख दिया कि नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए और कार्रवाई किसी ने नहीं की। आपको बड़ा आश्चर्य, मतलब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री से लेकर कलेक्टर से लेकर तहसीलदार तक ये तो लिखता है कि इंक्रोचमेंट है और नियमानुसार कार्रवाई करना चाहिए, पर कार्रवाई करने के लिए जमीन पे कोई नहीं आ रहा। हाँ, क्योंकि इसी बड़े तालाब को लेकर के मेरा एक केस हाई कोर्ट में लगा रखा है, मैंने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में केस लगा रखा है। इसी बड़े तालाब को लेकर के मेरा एक केस नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में लगा हुआ है। जब ये केस लगे हुए हैं, पहले से ही पेंडेंसी है और कोर्ट के आदेश भी हैं और गोपनीय तरीके से सरकारी एजेंसियां जांच भी कर रही, उनको भी मालूम है कि यहाँ पर अतिक्रमण है, फिर कार्रवाई कौन करे? आप यदि इसको देखेंगे, जो मैंने वीडियो कल अपना निकाला है एनवायरमेंट स्टोरी के, उसमें मैंने इस वीडियो में जानबूझ के इस बात को हाईलाइट किया है कि नियम के अनुसार भोपाल नगर निगम को कस्टोडियन बनाया गया है, बड़े तालाब का रखवाला बनाया गया है अधिकृत रूप से। लेकिन जब रखवाले की ही नज़रबुरी हो जाए, आप अपनी बच्ची को किसी रखवाले के हवाले करके जाएं और उस रखवाले की नज़रबुरी हो जाए, तो फिर वाटर बॉडी कैसे बचेगी? ये सबसे बड़ी पीड़ादायक है। खुद नगर निगम ने ही 150 पेड़ जीवन वाटिका के काट डाले और वोट क्लब पर उन्होंने अपना एक म्यूजिकल फाउंटेन बना दिया। जब रखवाला ही इतनी नंगाई पर उतर आए, जब रखवाला ही ऐसा काम करने लग जाए, मध्य प्रदेश टूरिज्म कॉर्पोरेशन वहां पर तरह तरह के उत्पाद मचाता रहे, तो फिर प्राइवेट प्लेयर से आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये लोग अतिक्रमण न करें या अतिक्रमण हटाए जाएं? पंडित जी, एक बड़ा संवेदनशील सवाल है और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी है। हम भोपाल ताल का नाम लेकर गौरवान्वित होते हैं, पूरी दुनिया में हम अपना कॉलर ऊपर करते हैं, हमारे पास भोपाल का बड़ा ताल है, हम उसका पानी पीते हैं, जब बहुत तनाव में होते हैं तो उसके किनारे पे जाके बैठते हैं। मतलब हमें राहत तो बड़े तालाब से चाहिए, लेकिन उसे बचाने के लिए कभी हमारे अंदर आग नहीं है, हमारे अंदर का जैसा होना चाहिए एक इच्छा शक्ति का अभाव नहीं है। शहर आखिर इतना क्यों निराश है इस बात मुद्दे पर? क्यों मतलब कहना चाहिए कि शहर के लोगों में इतनी जागरूकता कब आएगी जब हम भोपाल ताल के लिए लड़ें, सड़क पे उतरें? अब जैन साहब ऐसा है, इसमें तो जो सबसे बड़ा कारण लगता है, आदमी बहुत स्वार्थपरक हो गया है, बहुत एक प्रवृत्ति उसकी जो है बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गई है। यदि आदमी थोड़ा सा भी इस बात में सोचे कि यदि मैं अपनी माँ की या अपने पिता की सेवा करता हूँ तो वो सबकी माँ है, जो मेरी माँ का भी पेट भर रही है, मेरा भी पेट भर रही है और मेरे आने वाले बच्चों का भी पेट भर रही है, और इतना भी यदि इमोशन किसी के अंदर डेवलप हो जाए तो मुझे लगता है तालाब तो फिर बच जाएगा। लेकिन ईश्वर जो है इतना इमोशन तो भीतर डाले, क्योंकि आदमी निष्ठुर हो जा रहा है केवल इसलिए क्योंकि उसके एवज में वो लाभ कमा रहा है, उसके एवज में वो पैसे कमा रहा है। जिन ब्यूरोक्रेट्स में, जिन नेताओं को इसका संरक्षण करना चाहिए, वो संरक्षण उन अतिक्रमणकारियों का कर रहे हैं जो तालाब को लील रहे हैं। अब इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है? इससे ज़्यादा और बदनुमा तस्वीर जो है किसी भी इस चीज़ की हो नहीं सकती। पंडित जी, एक आखिरी सवाल और दो सवालों का एक सवाल मैं ले रहा हूं इसको। एक सवाल ये है कि क्या आप पिछले 3 दशक से लड़ रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं लगातार, लगभग 3 दशक हो गए भोपाल में आप संघर्ष करते हुए। तो पहला सवाल ये कि आपको लगता है कि आपके जीवन काल में इस तालाब को बचाने की कोई सार्थक मुहिम चालू होगी? और दूसरा सवाल इस चीज़ का सप्लीमेंट्री है मेरा कि क्या सुभाष सिंह पांडे, डॉक्टर सुभाष सिंह पांडे कुछ नए पांडे तैयार करके जा रहे हैं जो आपके बाद इस तालाब के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करेंगे? कुछ ऐसी टीम आप तैयार कर रहे हैं जो इसके लिए, तालाब के लिए लड़ने के लिए, भिड़ने के लिए, अपने आप को दाव पे लगाने के लिए जैसा आपने लगाया, तैयार होंगे? जी हाँ, देखिए, यदि किसी को शिक्षित करते हैं
आने वाली पीढ़ियों को शिक्षित करते हैं, तो मुझे लगता है कि जब नए वाले बच्चों को बताते हैं तो कम से कम पुराने आदमी से जो नए बच्चे आते हैं वो फ्रेश रहते हैं, उनका दिमाग इतना पॉल्यूटेड नहीं होता, उनको बात समझाना भी सरल होता है। नई पीढ़ी में एक अच्छी बात होती है कि वो तर्क पे आधार पे चलते हैं, वो आंख बंद करके नहीं चलते, और यदि तर्क के आधार पे चलते हैं तो उनको ये बात तो समझ में आ जाती है कि इसके बिना हमारा जीवन नहीं है। तो ये उम्मीद तो की जा सकती है कि तालाब बचेगा। और जैसा आपने कहा कि बहुत सारे मेरे पास वकील आते हैं जो मुझसे ट्रेनिंग लेते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में कैसे याचिकाएं लगाएं, आरटीआई मुझसे सीखते हैं कि सब इन्वायरमेंट की आरटीआई कैसे लगाएं। तो मुझे तो लगता है कि आने वाले समय में कुछ ऐसी पूरी फौज तैयार होगी जो हमारी प्राकृतिक धरोहरों को बचाने में अपना ज़बरदस्त सिग्निफिकेंट रोल अदा करेगी, और हम अपने बेहतर कल को जो है वो समाज को दे पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे भोपाल के पर्यावरणविद जिनका वाकई बहुत बड़ा समर्पण इस भोपाल शहर को बचाने के लिए, ये लड़ाई लड़ रहे हैं, सब कुछ अपना दांव पे लगा के लड़ रहे हैं, कभी कोई खरीद नहीं पाया आज तक इन्हें। आप ये देख रहे हैं जो आप सूची इन्होंने बताई है, चाहे वो हॉस्पिटल की हो या होटल की हो या अधिकारियों की हो, ये अधिकारी ऐसे हैं जो एक एक मतलब चांदी के सिक्कों में लोगों को खरीद सकते हैं, पर सुभाष सिंह पांडे ने अपनी कभी कीमत नहीं लगने दी और इन्होंने इस शहर को बचाने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया है। और आजकल इन्होंने एक नया यूट्यूब चैनल चालू किया है एनवायरमेंट स्टोरी के नाम से। मैं अपने तमाम दर्शकों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि यदि आप इस देश में, इस मध्य प्रदेश में पर्यावरण के बारे में जरा सी भी चिंतित है तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मैं अपने चैनल के लिए तो हमेशा ही निवेदन करता हूं आप लोगों से, लेकिन हम सब, पर्यावरण है तो हम हैं, वरना हम आने वाली पीढ़ी के लिए भी जहर दे के जा रहे हैं, ये मान लें। आज मैं आभार व्यक्त करता हूं सुभाष पांडे जी का, जो लगातार इस बड़े तालाब को बचाने के लिए, भोपाल शहर को बचाने के लिए, यहाँ के पर्यावरण को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें आज हमसे शेयर की हैं। चाहता हूँ उनका एक एक शब्द सुने और हम इनका उत्साह जिस तरह से भी बढ़ा सकते हैं बढ़ाएं। इनके साथ एक बड़ी टीम खड़ी होगी, तभी हम इस शहर को आगे ले जा पाएंगे। नमस्कार। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।